नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले दिल्ली की घटना आपको बता देते हैं। यहां पर रोहिणी कोर्ट में टिल्लू गैंग के लोगों ने गैंगस्टर गोगी पर हमला किया। यह हमला कोर्ट के अंदर किया गया। वकीलों की वेशभूषा में ये सब आए थे ये हमलावर, और गैंगस्टर गोगी मौके पर ही मारा गया। गोगी को स्पेशल सेल आज पेशी के लिए साथ ले गई थी यहां पर कोर्ट में रोहिणी में। और इन्होंने स्पेशल सेल ने जब देखा कि किस तरह से गोगी पर गोलियां चल रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने भी हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। दोनों हमलावरों में से एक का नाम राहुल है, जिस पर 50,000 का इनाम था, जबकि दूसरा उसका साथी है। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को। रोहिणी कोर्ट के बाहर मौजूद है और आप देखेंगे पूरे कोर्ट को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सारे वकीलों को यहां से निकाल लिया गया है। लगभग 1 बजे की वारदात है। यहां पर कुख्यात गैंगस्टर गोगी मान को पेश किया गया था। गोगी मान दिल्ली का नामी बदमाश है, जो कि पिछले मार्च 2020 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी और वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। उसको यहाँ पेश करने के लिए स्पेशल सेल लाई थी। तो तभी टिल्लू गैंग, जो कि गोगी गैंग का एक विरोधी गैंग है और उनके बीच अक्सर गैंग वॉर चलती रहती है, वो उसके 2 गुर्गे, उसके 2 शूटर कोर्ट रूम में मौजूद थे। और जैसे ही गोगी मान को कोर्ट में पेश किया गया, वैसे ही उन शूटर्स ने गोली चला दी और गोगी की उसी वक्त मौके पर ही मौत हो गई। और साथ ही वहां पर पुलिस जो स्पेशल के लोग थे, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की। और जो दोनों बदमाश, दोनों शूटर थे टिल्लू गैंग के, राहुल और मुनीश जिनका नाम बताया, मॉरिस जिनका नाम बताया जा रहा है, उनको भी वहीं पर मार गिराया गया। आप देखेंगे इस वक्त कोर्ट रूम में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी वकील अंदर मौजूद है, वो उनको बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, एक एक करके सारे तमाम वकीलों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी जो घटनाक्रम है वो यहाँ 2nd फ्लोर पर हुई है। 2nd फ्लोर पर कोर्ट नंबर 207 है, वहां पर ये घटना हुई। और आप देखेंगे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं। हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं। इस वक्त दिल्ली पुलिस तमाम सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग है उसको खंगाल रही है। पूरे कोर्ट रूम को सील कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो आपको सिविल ड्रेस में दिख रहे हैं 2nd फ्लोर पर, ये सब तमाम पुलिस के लोग हैं, स्पेशल दल के लोग हैं। और यहाँ देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी अपने लोग लगा रखे हैं। ऐसे ही वकील मौजूद हैं जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। रोहित राणा सर। रोहित, आप उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, आपने क्या देखा? सर, कोर्ट रूम के बाहर में प्रेजेंट थे। उससे थोड़ी देर पहले सुनील माल को प्रेजेंट किया था, तो हम कोर्ट रूम में गए थे VR4 को एक्यूज प्रदीप राणा ऑफिस से। तो हम एंट्री करके अटेंडेंस मार्क, मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो फॉलो करके हम बाहर आए थे। और उसके बाद गोगी को वहाँ पे पेश करना था कोर्ट में। तो हम 5 मिनट हमने वेट किया होगा। उसके बाद गोगी को लेके आते हैं। हम उठकर अंदर जाने वाले थे, तभी गोगी एंट्री लेता है। 10 सेकंड होती होंगी उसे मुश्किल से, तो सर शॉट्स फायरिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। शॉट्स फायर हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल सर। तो उसका आपने अपनी जान क्या देखा आपने वहाँ से? सर, शॉट्स जैसे ही वहाँ पे फायर होना शुरू होते हैं, मैं और जो मेरे सीनियर थे वहाँ से भाग जाते हैं सर, अपनी जान बचाने के लिए। और कोर्ट रूम नंबर 202 में छुप जाते हैं सर जाके। हाँ सर, में छुप जाते हैं जाकर के अपनी जान बचाते हैं। यस सर। तो आपको लगा कि आज आप बाल बच गए? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। बिल्कुल सब कुछ आंखों के सामने हुआ था सर। तो जान आप घबराए हुए हैं? थोड़ा सर नर्वस है। एडवोकेट हमारी इंजर्ड हुई है। एक हमारी लेडी एडवोकेट है। जिस टाइम पे ये शूट जो भी हुआ इस टाइम जो है हमारे एडवोकेट भी अंदर थे, कोर्ट स्टाफ मौजूद था। जैसी ही गोली चलने की आवाज़ आई तो तुरंत जो है वहाँ से कोर्ट स्टाफ दौड़ा और जजेस अलमत रूम में जो होते हैं सब वो भी भागे। जो हमारी लेडी एडवोकेट थी, तो जैसी बाहर भागी तो उनके जो है कुछ पैर में इंजर्ड हुए हैं, उनके भी छर्रे वगैरह लगे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एकदम से हमारे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तुरंत भागे। तुरंत उन्होंने जो है जी, मैं कोर्ट नंबर 207 के बाहर ही था सर। और आपको मैं बताऊं, ये जो भी गैंग के लोग थे, जो भी थे, वो एडवोकेट के कोट पहन के आए थे। हाँ, कोट पहन के दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो तमाम जो वकील हैं उनको कोर्ट रूम से बाहर किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जो बाकी हियरिंग थी वो उनको जो है स्थगित कर दिया गया है, उनकी डेट्स आगे बढ़ा दी गई हैं। ये बताइए कि उस वक्त क्या कोर्ट में जज साहब मौजूद थे? सर, उस टाइम पे जो है कोर्ट वैसे जो है विजुअल चल रही हैं, तो कुछ जजेस आते हैं जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे जज साहब जो थे वो अपने कैबिन में थे। जज साहब अपने कैबिन में थे, स्टाफ सारा काम कर रहा था। और हमारे जो एडवोकेट हैं और कोर्ट स्टाफ है, उन्हें बिना स्टैम्प वाला जो है ये मास्क जो है सबको अलाउ हो रखा है। सिर्फ कोर्ट का जो मास्क है वो अलग है, बाकी स्टाफ वालों को मास्क अलग मिलता है, उसी से एंट्री होती है। लेकिन ब्लैक कलर के मास्क लगा के आए और कोट पैंट पहन के आए, इसमें पता नहीं चल पाया। ठीक एंट्री पे एक सीसीटीवी है और उसके बाद जैसे ही जिसकी एंट्री होगी अंदर देखेंगे तमाम 2 बड़े सीसीटीवी कैमरा वहां पर भी लगे हुए हैं। तो जो भी
दिल्ली पुलिस जांच करेगी, थोड़ी देर में बताया जरूर जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी नाकामी है वो दिल्ली पुलिस की है कि उनकी भारी लापरवाही की वजह से कोर्ट रूम के अंदर, वो भी जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तब ये शूट आउट हुआ है। दिल्ली में सहयोगी मनोज नेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और एक बार फिर आपको हम दिखाते हैं और सुनाते हैं कि किस तरह से रोहिणी की कोर्ट में गोलियां चली हैं। आप सुनिए बस एक बार। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को। हमारा तो गोलियों की ऐसी तड़तड़ाहट से अगर अदालत के गलियारे गूंजें तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना दहशत होगा। सीधा हम रुख करते हैं, हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ शुक्ला और शरद शर्मा। आप दोनों से हम जानना चाहेंगे, सौरभ और शरद, की आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कोर्ट में ऐसा नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है, यहाँ पर हुआ है, दिल्ली में अलग अलग कोर्ट्स में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और जब इतना हाई वैल्यू प्रिजनर इनके साथ था, तो क्या उस दिन भी कोर्ट में कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं थी? क्या किसी तरह की तलाशी नहीं ली गई? क्या मेटल डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे? आखिर हुआ क्या जो इस तरह से ये लोग वकीलों की वेशभूषा में हमलावर जो है वो अंदर घुसे और इस तरह की वारदात की? देखिए कादम्बिनी, इस पूरे वाकये ने कोर्ट सुरक्षा की पोल खोल दी है, कलई खोल दी है। लगभग 1 बजे का मामला है और हम सब जानते हैं और जो तमाम लोग कवर करते हैं कि जो गोगी मान है वो कुख्यात गैंगस्टर है। इसको 1 साल पहले पकड़ा था, 8 लाख का इनामी बदमाश है और इसकी एक राइवलरी टिल्लू गैंग से चलती आ रही है। और दिल्ली पुलिस इस बात से अच्छी तरीके से परिचित थी और टिल्लू भी जेल में है, दोनों ही जेल में थे। और हमारे साथ शरद भी है। शरद, देखिए लगातार हमने देखा है कि जब ऐसा जो हाई सिक्योरिटी प्रिजनर होता है उसको लाते वक्त क्या कोई जो है प्रोसेस फॉलो किया गया था? सीआरपीएफ के भी यहाँ पर लोग डिप्लॉय किए गए थे। उन्होंने जगह जगह जहाँ से जिस रास्ते से इसको लेकर के आना था वहाँ पर तो डिप्लॉयमेंट था, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर सर्विलांस नहीं थी, वकील के डस में आ गए, मेटल डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया गया, बहुत कैजुअल रवैया। सौरभ, देखिए बात यही है कि बाकी सब पुलिस अपनी तरफ से कह सकती है कि हमने पूरी तैयारी की हुई थी, अलग अलग टीम्स लगी हुई थी, क्योंकि पहले भी गोगी मान पर हमला हो चुका था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरह से कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चली हैं, ये आज जो गोलियां चली हैं ये तो गैंगवार है, अंदर चल गई हैं। लेकिन इस तरह से कल को कोई जज साहब के ऊपर गोली चला दे तो पूरी जो न्याय व्यवस्था है ये खतरे में आ जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि वहां तक अगर कोई पिस्टल लेके पहुंच रहा है तो वो कैसे पहुंच रहा है? हम जानते हैं कि वकीलों को कुछ छूट मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर मोबाइल भी अलाउड नहीं होते, लेकिन वकीलों को मोबाइल ले जाना अलाउड होता है। तो ये हो सकता है कि क्योंकि वो वकील के भेस में आए थे तो इस वजह से पुलिस से ये चूक हो गई हो। मेटल डिटेक्टर से तो सबको जाना होता है, चाहे वो जज भी हो, उनको भी मेटल डिटेक्टर से जाना होता है, उनके स्टाफ को मेडिकल डिटेक्टर से जाना होता है। और हमने देखा है कि वकील भी इस बात को लेकर के अक्सर फिर जाते हैं पुलिस से कि आपने तलाशी कैसे ले ली। तो ये जो रवैया है वो दोनों तरफ की गलती है। देखिए चूक तो हुई है, अगर यहाँ गोलियां चली हैं, 3 लोग मरे हैं, तो गलती तो हुई है, चूक तो हुई है, ये तो दिखाई दे रहा है। अब सोचना यह है कि आइंदा ये सब ना हो। हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि रोहिणी कोर्ट में एक वाकया कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर जो है कोर्ट प्रेमाइसिस में इस तरह की गोलियां चलती हैं और चल चुकी हैं। लेकिन ये पहली बार है कि पहले गोलियां बाहर चल रही थी, अब कोर्ट रूम के अंदर जहां पर केस सुना जाता है, जज साहब केस सुनते हैं, वकील बहस करते हैं, आम जनता मौजूद होती है, सबसे सेफ एरिया वो माना जाता है, वहां पर किसी कैदी को हथकड़ी भी नहीं लगाई जाती है। बिल्कुल। तो वहां अगर ये हो सकता है तो फिर तो वकील छोड़िए, आप जज साहब के ऊपर अगर कोई सहमत ना होगा, गोली चला दे, फिर क्या होगा? बिल्कुल कदम, आपको इसमें बताएं कि जो गोगी मान है और टिल्लू, इनकी बहुत पुरानी गैंग वॉर चलती रही है। और आप इस समझिए कि किस तरीके से, और ये दोनों ही अपराधी जेल में थे,
गोगी मान भी तिहाड़ जेल से यहाँ पर पेशी के लिए आया था और टिल्लू भी जेल में। और कैसे जेल से ये पूरा एक अपना रैकेट कह लीजिए सिंडिकेट ऑपरेट करते हैं, इसकी ये एक सीधी जीती जागती तस्वीर है। हमने भी पहले देखा है कि अभी आपको याद हो कि हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई थी, बाद में पता चला कि वो लोधी रोड के स्पेशल सेल के ऑफिस की है, जहां पर इन्हीं गैंगस्टरों को शराब अंदर पी रहे थे, गाने सुन रहे थे। अक्सर हमने ये जेल से भी तस्वीरें आती रही हैं। तो समझिए, क्या आपको लगता है कि इन सब पूरी चीजों में पुलिस के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि असाना जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने बड़ा सख्त टिप्पणी की, उन्होंने कहा था जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, दिल्ली पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं, इस पर तो हम अभी बहुत ज्यादा क्योंकि अगर पेशी होनी है और जानबूझ के इनकी पेशी थोड़ी सी देर से रखी जाती है, जब ऐसे हाई वैल्यूड प्रिजनर होता है तो इनकी पेशी थोड़ा ज्यादा लेट रखी जाती है। और उनकी उसकी टाइमिंग इनको कैसे पता चल गई? और ये भी निकल करके सामने आ रहा था कि इन दोनों ने पहले रेकी की है आकर के, इन्होंने लिफ्ट लेने की बजाय ये सीढ़ी से गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी फुल प्रूफ प्लानिंग करके आए थे। ये संभावना तो है कि किसी ने मुखबिरी की हो, पहले से इन्फॉर्मेशन दी हो, क्योंकि बिना मुखबिरी के, बिना इन्फॉर्मेशन के इस तरह की गैंगवार जो है वो नहीं हो सकती है कि वो गोगी मान पहुंचा है और आपने जाते ही फायरिंग कर दी, तो दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें जो है बड़ा सवाल जो उठना चाहिए वो ये है कि सीधा ये जो बदमाश हैं ये दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, सीधा ये जो बदमाश है हमारी न्याय व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस के होते हुए कोर्ट के अंदर गोली चल रही है। यहाँ पूरा एक न्याय तंत्र बैठा हुआ है, पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो कोर्ट में न्याय मिलेगा, वहाँ कोर्ट के अंदर गोली चल जाती है तो क्या न्याय व्यवस्था हमारी रह जाएगी? तो बड़ा सवाल ये है, ये गैंगस्टर मारे गए, ये पहले भी हमने देखा है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर अगर गोली चल जाएगी तो फिर न्याय कहाँ सुरक्षित रहेगा? ये बड़ा सवाल। एक और बात निकल के सामने आ रही है, जो वीडियो भी हम लोग दिखा रहे हैं उसमें आपको आप उस वीडियो में भी देखेंगे कि एक महिला वकील निकल करके आती है और वो अपने पैर की तरफ देखती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि महिला वकील के पैर में भी गन शॉट इंजरी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की कुछ देर बाद हो सकता है पुष्टि कर दे। तो एक महिला वकील के भी घायल होने की खबर है। और 1 बजे के वक्त आप जो रेगुलर कोर्ट कवर करते हैं तो 1 बजे तक जो ज्यादा पेशियां हैं वो हो जाती हैं। लंच के करीब जानबूझ के इसकी पेशी रखी गई थी गोगी की और इसके गोगी मान के साथ साथ सुनील मान की भी पेशी थी, जो इसी का ही गैंग का मेंबर है। उसकी पेशी हो गई थी और उसकी पेशी होकर के वो निकला था और फिर गोगी मान को पुलिस ले गई। तो जब ऐसे प्रिजनर्स को ले जाती है पुलिस पेश करने के लिए शरद, तो बाकायदा एक रूट तैयार किया जाता है। तो गेट नंबर 4 जहां पर आप देखेंगे पीछे, वहां पर आप पुलिस के जो जवान आप हमारे कैमरे में जूम करके दिखाएंगे तैनात हैं। उन जो आम लोगों के आने जाने का, आम वकीलों के आने जाने का जो रास्ता है उससे उनको नहीं ले जाया जाता है। इन जो ऐसे प्रिजनर्स होते हैं उन्हें जो है खास रास्ते, पीछे वाले रास्ते से ले जाया जाता है और उस रास्ते पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होती है। यही वजह है शरद की जो शूटर थे टिल्लू गैंग के, उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर बैठ करके उनको मारने की जो है साजिश सोची, क्योंकि बाहर उनके लिए उनको गोली मारना लगभग असंभव था, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तैयारी थी। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी फ्लॉप साबित हुई। शायद ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत समय बीत जाता है तो उनको लगता है कि ठीक है कहीं कुछ नहीं है और कोर्ट रूम तो सबसे सेफ इलाका है, तो शायद ये भी एक चूक का कारण हो सकता है। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि हो सकता है किसी ने मुखबिरी की हो, क्योंकि बिना मुखबिरी के ये भी संभव नहीं है कि कैसे पता लग जाए, आम आदमी को कैसे पता लग जाएगा कौन किस टाइम आ रहा है या किस समय तैनाती होगी, साथ साथ में कौन होगा। तो मुखबिरी का भी संभावना है। और दूसरा कि कोर्ट रूम ये माना गया होगा कि सेफ जोन होता है, वहाँ किसी को कोई डर नहीं रहता है। दोनों तरफ के वकील चाहे किसी भी किस तरह का केस लड़ रहे हो खुलकर अपनी बात कह रहे होते हैं। जज जो है बिना किसी भय के बात दोनों तरफ की दलीलें सुन रहे होते हैं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर कोर्ट रूम के अंदर गोली चली है तो फिर हमें सोचना होगा और आगे के लिए तैयारी करनी है। चली है, 3 की जान गई है। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि उसकी सुरक्षा में एक कैदी की मौत होती है और 2 क्रिमिनल आकर के, तो एक सर्विलांस जो है, इंटेलिजेंस है, उसकी भी फेलियर की बात है दिल्ली पुलिस की। बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोर्ट रूम है, अगर वहाँ पर अब तो मर्डर ही हो गया कि कोर्ट रूम में आए आपने मर्डर कर दिया, तो बाहर एक आम आदमी चल रहा है और कोर्ट रूम के अंदर जहाँ पर जज साहब थे या नहीं थे इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन कोर्ट रूम तो वह है ही। बिना जज साहब के भी कोर्ट रूम तो कोर्ट रूम ही है। अगर वहाँ पर गोलियाँ चल गई हैं तो फिर ये सोचिए कि दिल्ली के अंदर वो कौन सी सुरक्षित जगह हो सकती है, और वो भी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर। हम दूर-दराज की बात नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर हो सकता है ये हो गया हो, सुरक्षा में चूक हो गई हो। दिल्ली के अंदर अगर ये हो सकता है, कोर्ट रूम के अंदर हो सकता है। अभी एक हाईकोर्ट ने आदेश दिया है जांच करने की, अंकित गुजर की तिहाड़ जेल के अंदर एक अंकित गुजर नाम के शख्स है जिसकी मौत हुई थी, उस पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं।
कि कैसे तिहाड़ जेल के अंदर मृत्यु हो गई। तो हमने देखा है अक्सर जो ये जो गैंगस्टर्स हैं वो चाहे वो जेल कर्मी हो चाहे वो पुलिसकर्मी, उनके साथ मिल करके जेल के अंदर से रैकेट चलाते हैं और समय समय पर वो तस्वीरें भी सामने आती हैं कि वो लोग अंदर शराब पी रहे हैं, गाने सुन रहे हैं या मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ होता है दिल्ली के जेलों में। कादम्बिनी, इसमें जांच क्या होती है और क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि निश्चित तौर पर किसी न किसी ने तो जानकारी दी होगी किस वक्त ये शख्स जो है वो कोर्ट लाया जा रहा है, उसके बाद ये हमलावर वहाँ आए। लेकिन सोचने की ज़रूरत वहाँ पर सुरक्षा की बात यहाँ पर शरद कर रहे हैं कि सबसे सुरक्षित सेफ जोन माना जाता है, लेकिन वो सेफ तभी है जब उसे सेफ बनाया जाएगा, जब सभी जो है वो पूरी तरह से गुजरेंगे, जो सुरक्षा चक्र है उससे गुजरेंगे और आईडी की बात होती है, चेकिंग की बात होती है, वो सब जब तक नहीं होगा तब तक सेफ कोर्ट भी नहीं रहेगा और इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो खैर फिलहाल देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या जांच होता है और जांच में क्या निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शरद और सौरभ। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक और अहम खबर कि मुंबई में एक नाबालिग से बलात्कार के 29 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन 4 अब भी फरार हैं। मुंबई के डोंबिवली में 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 29 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 4 आरोपी अब भी फरार हैं। इस मामले में कुल 33 आरोपी हैं। पहले से गिरफ्तार 22 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। गिरफ्तार आरोपियों में ज्यादातर 18 से 24 साल की उम्र के हैं। जांच के लिए इस महिला एसीपी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। जो आरोपी है इस केस में वो पीड़िता के जान पहचान के हैं। एक मित्र से दूसरे मित्र की पहचान इस तरह से हुआ है। वो सोशल मीडिया से या फिर फोन पर बात से, फेसबुक से उनकी फ्रेंडशिप हुई है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार। इस पूरी घटना के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं मुंबई से सटे ठाणे ज़िले के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास मौजूद हूं। यही वो पुलिस स्टेशन है जहां पर एक नाबालिग लड़की ने कुल 33 युवकों के पर रेप का आरोप लगाया है और जो अब तक जानकारी मिली है वो यही है कि दरअसल उसमें से किसी एक आरोपी ने एक अश्लील वीडियो बनाई थी और उसके बाद से ही लगातार बाकी लोग उसे धमका कर, इसका इस्तेमाल कर उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पर लगातार कई लोग आते जा रहे हैं, कई राजनीति से जुड़े हुए चेहरे भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। अभी फ़िलहाल बीजेपी के जो नेता हैं प्रवीण दरेकर, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और इसलिए आप देखेंगे कि पुलिस सुरक्षा हो या फिर लोग हों, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। इस मामले की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब तक कुल 33 नाम सामने आए हैं, जिनमें से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग अब भी फरार हैं और उनकी तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। जो जानकारी मिली है इसमें अधिकांश लोग जो हैं 18 से 24 साल की उम्र के बीच के हैं और इसी पुलिस स्टेशन में क्योंकि ये मामला है तो यहीं पर से लगातार जांच की जा रही है। जो आरोपी हैं वो डोंबिवली, बदलापुर, मुरबाड और अबाले के रहने वाले हैं और जो शिकायत है उसके मुताबिक 29 जनवरी 2021 से 22 सितंबर 2021 के बीच ये बलात्कार के जो मामले सामने आए हैं और पहले ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए ये पूरा बलात्कार करने का जो पूरा मामला है वो सामने आया है। अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। तो वहीं अलग अलग जगहों पर जिस तरह से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसे लेकर विपक्ष प्रशासन पर कई सवाल उठा रही है, सरकार को लगातार घेर रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग मामले आए हैं और क्योंकि मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसलिए कई राजनीति के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब इस पूरे मामले की जांच होती है तब उसमें पुलिस को और क्या क्या जानकारी मिल पाती है। जो प्रशासन है उन्होंने अब तक बताया कि कुल 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है काफ़ी बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और इसमें आगे क्या कुछ होता है ये देखना अहम होगा। डोंबिवली से धनेश के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।
नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के लिए, आपने वक्त निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा है जो कि सब लोग जानना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी जो कुछ पंजाब में हुआ उसके बाद अभी भी कैप्टन साहब के तेवर कम नहीं हुए हैं। उनके तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि कैप्टन विल कम विद द बैंग। इसका मतलब क्या समझें? देखिए, किस व्यक्ति के मन में क्या है मैं ये तो नहीं बता सकता, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से तो पिता तुल्य हैं। कभी कभी अगर बुजुर्ग परिवार का गुस्सा और तैश में भी आ जाए तो छोटों की ये जिम्मेवारी है, और हम उनसे बहुत छोटे हैं, कि वो बड़े धैर्य से उस गुस्से को स्वयं में आत्मसात कर लें। वो कांग्रेस परिवार से जुड़े हैं, कांग्रेसी रहे हैं, 10 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे ये विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने खुले मन से एक दलित नौजवान को अगले प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पे बेटन दी थी और मुबारकबाद दी थी, उसी स्पिरिट में उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। दो चीजों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा जो उन्होंने कहा। एक तो उन्होंने कहा कि सिद्धू जो है वो डेंजरस हैं देश के लिए, उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर के। दूसरा उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका जो है उनको लैक एक्सपीरियंस, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इन दोनों चीजों पे आपकी टिप्पणी? मनोरंजन भारती जी, आपसे जिम्मेवार और शायद तजर्बेकार कम ही पत्रकार टीवी जगत में हैं। हर टिप्पणी जो कभी कभी गुस्से या क्रोध में कर दी गई हो, या कभी कभी भावना या आवेश में कर दी गई हो, उसको ना तूल देनी चाहिए ना आगे बढ़ाना चाहिए। वो एक बुजुर्ग के गुस्से के तौर पर लेकर इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, यही सही है। एक और कंफ्यूजन हुआ कि जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में फेस जो है वो सिद्धू होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी साहब हैं। तो ये इस पे भी एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए आपके तरफ से। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे इंचार्ज महासचिव जी ने ये कहा, मेरी भी उनसे चर्चा हुई। किसी प्रांत में भी जब कांग्रेस की सरकार है तो सरकार में जो मुखिया हैं, और यहां सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हमारे मुखिया हैं, वो चेहरा होंगे। संगठन का इंचार्ज कौन है? वो सरदार नवजोत सिद्धू हैं, तो वो भी चेहरा होंगे। तो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और सरदार नवजोत सिद्धू और कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व पंजाब में है, हर समाज में, वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक तौर से ये दोनों लोग तो चेहरा होंगे ही। कैप्टन साहब के टच में क्या कांग्रेस आला कमान है? क्योंकि अब उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि नई पार्टी बना सकते हैं, बीजेपी में भी जा सकते हैं। एक एक्सपीरियंस है कि कुछ साल पहले जो है मनप्रीत बादल ने एक पार्टी बनाई थी, 4-5% वोट ले गए थे और कांग्रेस उस बार हार गई थी। उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? काश मैं भविष्य की हर भविष्यवाणी आपको बता सकता, तो आप मुझे जरूर एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर एनडीटीवी में रख लेते। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जितना सम्मान श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने एक परिवार के सदस्य के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को दिया, शायद पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी को उतना सम्मान नहीं दिया। जितनी तरजीह पार्टी ने उन्हें दी, जितनी उन्हें इज्जत दी, जितने उन्हें अलग अलग स्थान में, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर हों, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे हों। आप याद करिए, राजेंद्र कौर भट्टल जी को भी रिप्लेस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बनाया था जी। तब भी यही आर्ग्यूमेंट था कि वो बाहर से आए हैं, जो आज आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति एक एवोल्यूशनरी प्रक्रिया है, इसमें पिछली पीढ़ी को अगली पीढ़ी को बेटन देनी पड़ेगी, पिछली पीढ़ी को मार्गदर्शन और आशीर्वाद देना चाहिए। यही सत और सबल राजनीति का तरीका है। सर, आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं, पार्टी का एक तरह से चेहरा भी हैं मीडिया के माध्यम से,
पॉलिटिकल पार्टी में एक ट्रेंड चल गया है कि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए मुख्यमंत्री बदल दो। बीजेपी भी बदल रही है, आप भी बदल रहे हैं। अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा होगा, क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा होगा? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। क्या किया मोदी जी ने गुजरात में? सारे मंत्री हटा दिए, सारे तजर्बेकार लोग हटा दिए। जैसे एक जमाने में उन्होंने केशुभाई पटेल जी से लेके हिरेन पांड्या जी को सबको रिटायर करके घर भेज दिया था, आपने पहली बार के एमएलए को, जिसको केवल एक कॉरपोरेटर का तजर्बा है, उसे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, यह कहने के लिए कि भाजपा के नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की कोई बुक्कत नहीं। तो इसलिए हमारा तरीका और उनका तरीका अलग है। जिस प्रकार से येदुरप्पा जी को बेइज्जत करके घर भेज दिया गया, वो आपके सामने है जी। आपने और बाहर से आए, पार्टी से बाहर से आए एक व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो असम में भी पार्टी से बाहर से आए एक व्यक्ति को बनाया, उनका फैसला है। हमारा केवल यह कहना है, हमने एक सोच समझकर पंजाब में एक दलित युवा साथी को मौका दिया है जो पेडिग्री कांग्रेस का आदमी है। और जहां तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, वहां काबिल सरकारें हैं। जब भी वहां के बारे में कोई निर्णय होगा, मैं उस निर्णय का हिस्सा हो ही नहीं सकता। पार्टी आला कमान कभी भी कोई निर्णय करेगी तो हम अवश्य सूचित करेंगे। पर अशोक गहलोत जी हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी हों और हमारी वहां कांग्रेस की सरकारें हों, वो बेहतरीन कार्य कर रही हैं। ठीक है, चलिए आप दो और मुद्दों पर आपकी राय चाहूंगा। आप जो पिछले दिनों हुआ है, एक जो ड्रग्स पकड़े गए हैं मुद्रा पोर्ट पर, आपने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दूसरा अमेजन में जो आपने इस पर भी काफी टिप्पणी करी है। सबसे पहले ड्रग्स वाली बात कर लेते हैं, उस पर क्या आपत्ति है? मतलब मनोरंजन जी, सबसे ज्यादा चिंता का विषय राजनीतिक दलों के पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर यह है कि इस देश में अब युवाओं को ड्रग्स में धकेला जा रहा है। हमने ये देखा कि 9 जून 2021 को अडानी मुद्रा पोर्ट से एक फेक कंपनी ने 25 टन यानी 25,000 किलो ड्रग्स आयात किए, टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स बताकर। इनकी लागत 1,75,000 करोड़ है। ये पकड़े नहीं गए, ये इस समय बाजार में है। नहीं उनकी दूसरी खेप जो सितंबर में आई वो पकड़ी गई, जो 3,000 किलो या 21,000 करोड़ की है। नहीं, माफी चाहता हूं सुरजेवाला सर, माफी चाहता हूं सर, आपको रोक रहा हूं, लेकिन अपने देश में ड्रग्स लगातार पकड़े जाते रहे, उसके पहले तो आपने कभी रिएक्ट नहीं किया। चूंकि ये किसी ऐसे आदमी के पोर्ट पे है जो गुजरात में है, इसलिए आप रिएक्ट कर रहे हैं। जी नहीं, आप देखिए, रिकॉर्ड निकालिए, 3,000 किलो हेरोइन जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए है, हमारे देश में कितनी बार पकड़ी गई है जी। और उसी कंपनी द्वारा 9 जून 2021 को 25,000 किलो और निकालकर ले जाई गई, जो इस समय बाजार में है। इसके दो पहलू हैं मनोरंजन जी। पहला, यह पैसा उग्रवादी या मिलिटेंट्स हमारे खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे सीधे खतरा है। दूसरा, नशे का यह व्यापार हमारे युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेल देगा। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी 1,75,000 करोड़ और 21,000 करोड़ के ड्रग्स, 73 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। चिंता की बात यह है कि 25,000 किलो हेरोइन बाजार में चली गई है, पर ना मोदी जी बोल रहे, ना अमित शाह जी बोल रहे, ना गुजरात के मुख्यमंत्री बोल रहे, ना कोई जांच हो रही। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कहीं और हो जाता जो कांग्रेस शासित प्रदेश था, तो अब तक तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता। इसलिए पार्टियों का सवाल नहीं, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल है। एक अंतिम का सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। अमेजन में यदि किसी को लीगल के लिए पैसा दिया गया, तो किसी कंपनी ने दिया, तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? संक्षेप में जवाब चाहूंगा। इस देश में लगभग 5 करोड़ दुकानदार हैं और 10 करोड़ छोटे छोटे व्यवसायी हैं। उन दुकानदारों व्यवसायियों का धंधा लूटकर
अगर कोई अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी 9,000 करोड़ की 8,546 करोड़ की रिश्वत देती है तो हमें ऐतराज क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात, यह रिश्वत किसको दी गई? स्वाभाविक तौर से किसी क्लर्क चपरासी को नहीं दी गई, दिल्ली में बैठे राजनीतिक सफेदपोशों और आला अधिकारियों को दी गई। और दूसरा, क्यों दी गई? ताकि कानून बदलकर अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी को प्रमोट किया जाए और हमारे छोटे छोटे दुकानदारों और उद्योगपतियों एमएसएमई का धंधा छीना जाए, इसलिए हमें ऐतराज है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरजेवाला साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। नाइस टू टॉकिंग यू सर। नमस्कार। नमस्कार। अमेरिका दौरे पर गए पीएम मोदी ने कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। पीएम मोदी और कमला हैरिस की यह पहली मुलाकात थी, उससे पहले फोन पर ही बात हुई है। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान कमला हैरिस ने जिस तरह से आत्मीयता से भारत की चिंता की, सहायता के लिए कदम बढ़ाए, उसके लिए वो एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। कमला हैरिस ने भारत के फिर से वैक्सीन निर्यात करने के फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यह भी माना कि भारत सीमा पार आतंकवाद से जूझ रहा है और वो दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा है। इस संदर्भ में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र किया गया। कमला हैरिस ने भारत को अहम साझेदार भी बताया। पीएम मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात की है, जिसमें चीन को लेकर भी बात हुई।